क्योंकि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है तो मैं सुबह सुबह काफी जल्दी उठ गया था और फटाफट दूध और बिस्कुट खाने के बाद मैं अपने स्कॉर्पियो में बैठा, उसे स्टार्ट किया और अपने घर से अपने काम के लिए निकल पड़ा। अभी मेरा नया रजिस्ट्रेशन बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। मुझे डेली के 2 से 3 कस्टमर तो आ ही जाते थे और हर गाड़ी को रजिस्टर करने पे मुझे लगभग 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। पर इन सब के चक्कर में मैं अपनी गाड़ी पे ध्यान नहीं दे रहा था। मेरी स्कॉर्पियो को मैंने काफी दिन से वॉश नहीं किया था और सोच रहा था कि वहाँ पे वर्कशॉप पे पहुंच जाऊंगा तब इसे वॉश कर लूंगा। अब घर से वर्कशॉप का रास्ता लगभग 1 घंटे का है। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं अपनी वर्कशॉप पे पहुंच जाता हूँ और फटाफट अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ। अब मेरा डेली का रूटीन बस ये बन गया था कि यहाँ पे आओ, सबसे पहले तो अपने ऑफिस में जाओ, उसके बाद दरवाजे गैरेज के खोलो। और ये एरिया काफी डस्टी था जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा धूल वगैरह जम जाती थी, तो रोज मुझे ही साफ करना पड़ता था। मैंने कोई एम्प्लॉइज वगैरह यहाँ पे नहीं रखे थे। अब मैं वर्कशॉप की सफाई करते करते जैसे ही गैरेज के फ्रंट एरिया में पहुंचा, मुझे दिखाई देता है वही भिखारी जो गैरेज खरीदने के पहले दिन मुझे दिखाई दिया था। और इस बार तो ये मेरे गैरेज की जमीन को खोदने लग गया था। बस खोदते रहो, बस खोदते रहो, बस खोदो खोदो खोदो। ये सब देखने के बाद मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है और मैं उसके ऊपर एक जोर से चिल्ला के बोलता हूँ कि ए भिखारी उठ जा यहाँ से। मेरी आवाज सुनते ही वो भिखारी बड़ी अकड़ से मेरी तरफ देखता है और फिर मुझे उठ के बोलने लगता है, क्या रे हलकट, बार बार मेरे खुदाई के बीच में आ जाता है तू। मेरे से मुझे नहीं करने का, बहुत पैसा है मेरे पास, ऐसे 4 गैरेज खरीद लूंगा। इसकी नौटंकी सुनने के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं इसे धमकी देता हूँ कि अगली बार अगर तू यहाँ पे दिखाई दिया तो मैं तेरा सर तोड़ के कौवा को खिला दूंगा। इतना सुन के वो मुझे बोलने लगता है, हाँ तो जा रहा ना भाई, ऐसे कैसे बातें कर रहा तू। आई आई आ चलो बीनिंग ऑन द। ये सब देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया था और अब मुझे लग रहा था कि मुझे अपने स्टोर में सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेंगी। पता नहीं है भिखारी बार-बार मेरे स्टोर में घुस के क्या करने की कोशिश करता है। अब मैंने बोला छोड़ो यार, सारी बातें हटाते हैं और अपने काम पे भिड़ते हैं। लेकिन तभी मुझे इतने में दिखाई देता है वो भिखारी आदमी जहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे एक सिल्वर कलर की ओमनी ठीक उसके सामने आके रुकती है और थोड़ी देर के बाद उसी ओमनी से 2 मास्क पहने हुए बंदे निकलते हैं और उस भिखारी आदमी को घेर लेते हैं। अब इससे पहले मैं समझ पाता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं देखता हूँ वो दोनों मास्क पहने हुए आदमी जबरदस्ती भिखारी को अपने साथ ओमनी में बिठाते हैं और वो भिखारी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। जल्दी निकलो, इसने देख लिया अपने को, जल्दी। इतना सब देखते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं और मैं तुरंत वो ओमनी की तरफ भागना शुरू कर देता हूँ, पर वो लोग ओमनी स्टार्ट करके वहाँ से भाग निकलते हैं। पर मैं उन किडनैपर्स को इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मैं फटाक से अपनी स्कॉर्पियो में बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और फुल एक्सेलरेटर देके मैं अपनी स्कॉर्पियो से उन किडनैपर्स का पीछा करने के लिए निकल पड़ता हूँ। मुझे किसी भी हालत में उस भिखारी को किडनैप होने से बचाना था। मेरे दिमाग में एक सवाल तो चल रहा था कि इस भिखारी को आगे किडनैप करने की उन लोगों को जरूरत क्या आ गई। मैं ओमनी का फुल रफ्तार से पीछा किया जा रहा था। सबसे पहले तो उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और उसके बाद वो सैंडी शोर्स की तरफ निकल गए। ये लोग काफी रफ्तार से अपनी ओमनी भगाए जा रहे थे और काफी रैश ड्राइविंग कर रहे थे, पर मैं भी बिल्कुल परछाई की तरह इनके ओमनी से चिपका हुआ था। ओमनी वाला ड्राइवर काफी ज्यादा एक्सपर्ट लग रहा था क्योंकि इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी वो अपनी ओमनी को 80 के ऊपर भगा रहा था। जैसे तैसे करके मैं ओमनी के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर ये लोग मेरे साथ काफी ज्यादा गेम्स खेल रहे थे। कई बार इन्होंने मुझे सामने वाले ट्रैफिक में भिड़ाने की कोशिश की, हर बार मैं किसी न किसी तरह बच गया। वो मुझे चकमा देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं भी बहुत जीवट हूँ और ऐसी चेसिंग करते करते हम लोग पहुंच गए रेलवे के ट्रैक्स की तरफ। ये चेसिंग अब बल्लाशा वर्दा पैसेंजर की स्पीड से चल रही थी। अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो मैं अपनी स्कॉर्पियो से ओमनी को क्रैश करवा देता, पर अगर ओमनी का एक्सीडेंट होता तो वो भिखारी को भी चोट आ सकती थी। फिर उसके बाद ओमनी एक और लेफ्ट टर्न लेती है और रेलवे ट्रैक्स क्रॉस कर लेती है। सामने बल्लाशा वर्दा पैसेंजर आ रही थी और मेरी किस्मत तो इतनी खराब है, जैसे मैं रेलवे का ट्रैक क्रॉस करने लगता हूँ तभी मेरे सामने ट्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ता है। और इस मौके का फायदा उठा के वो किडनैपर ओमनी वाले वो भिखारी को लेके मेरे सामने से निकल जाते। मैं काफी उदास था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैं बिना किसी देरी के फटाफट अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और वहाँ से निकल पड़ता हूँ। मेरे पास यही एक उम्मीद की किरण थी जिससे मैं उस भिखारी की मदद कर सकता था और फिर मैं सीधा ड्राइव करके पहुंच जाता हूँ पुलिस स्टेशन की तरफ। वहाँ पे फटाक से अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ और भागते भागते पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाता हूँ। वहाँ भागते हुए मैं इंस्पेक्टर साहब के पास पहुँचता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि मेरे सामने किडनैपिंग हुई है और मुझे उसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इंस्पेक्टर साहब ये सुनते मुझे पूछते हैं, अच्छा डिटेल्स बताओ जल्दी, हम अभी कभी रिपोर्ट लिखते हैं। फिर मैं उन्हें डिटेल्स बताना शुरू करता हूँ। अच्छा तो आप हमें ये बताइए कि किडनैपिंग हुई कहाँ पे? सर किडनैपिंग तो वेस्ट साइड की तरफ हुई है। अच्छा तो बताओ किडनैपिंग किसकी हुई है? तुम्हारे बच्चे की हुई है? नहीं सर, मेरा बच्चा नहीं है। तुम्हारे दोस्त की हुई है? नहीं नहीं नहीं, दोस्त की नहीं हुई। तुम्हारा कोई रिश्तेदार किडनैप हुआ? ऐसा होता तो मैं यहाँ पे क्यों आता? तो क्या वो तुम्हारी माँ को ही उठा ले गए? मैं उन्हें बोलता कि मैं नहीं जानता वो कौन था। फिर इंस्पेक्टर साहब पूछते अगर ऐसा नहीं है तो किडनैप हुआ कौन है? फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि एक भिखारी को मेरे सामने 2 ओमनी वाले किडनैपर्स उठा के लेके गए जिसके ऊपर कोई नंबर प्लेट भी नहीं था। इतना सुनते इंस्पेक्टर साहब मुझे बोलते हैं, तू एक भिखारी के लिए यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आया है? हाँ, मेरे सामने भिखारी को उठा कर लेके चले गए। और इतना सुनने के बाद इंस्पेक्टर साहब का दिमाग खराब हो जाता है। वो मेरे सामने गन निकाल के बोलने लगते हैं, मेरे को एड़ा समझ के रखा क्या सुबह सुबह दिमाग का दही करने के लिए आया यहाँ पे? कौन सा माल फूक के आया? सीधा सीधा रिटर्न हो जाए यहाँ से, वरना तेरे मुंह पे 6 के 6 मारूंगा। मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलता हूँ मेरी एक बार बात तो सुन लो, पर वो और गुस्से में मुझे बोलने लगते हैं, सीधा निकल जा रहे हैं यहाँ से, क्या बहुत बड़ा
एक्टिविस्ट समझ रहा है खुद को, साला निकला लॉकर। और वो खुलेआम तो गोलियां भी चला देते हैं। ये सब देख के मैं डर जाता हूँ। मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलता हूँ ठीक है भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं करूंगा मैं। और ऐसे ही फिर मैं सैड होकर पुलिस स्टेशन से निकल जाता हूँ। अब मैं बुरी तरीके से अपनी हिम्मत हार चुका था। मेरी आखिरी उम्मीद जो कि पुलिस स्टेशन थी वो भी टूट चुकी थी। मुझे लगा है पुलिस इस मामले में मेरी मदद करेंगी और उसमें भिखारी को बचा लूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं फटाफट वहां से निकलता हूँ और अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ। मेरे दिमाग में बस वही ख्याल आ रहे थे कि उस भिखारी के साथ क्या हो रहा होगा। और फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किसकी मदद लूँ, तो मैं ठकार के एक बेंच पे बैठ जाता हूँ। मुझे दुख सिर्फ इस बात का था कि मेरे सामने वो भिखारी किडनैप हो गया और मैं उसका कुछ भी नहीं कर सका। क्या पता उस भिखारी के ऑर्गन्स निकाल लिए जा रहे हो, क्या पता उसे मार दिया गया हो, या भी क्या पता वो सीरियल किलर्स हो। और ऐसे ही कई सारे रैंडम थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। इतने में मुझे एक सुनहरी किलर नजर आती है। वही ओमनी मेरे सामने से गुजरती है जो उसमें किडनैपर्स थे। और इसको देखने के बाद जैसे लगा मुझे दूसरा मौका मिल गया हो। मैं फटाफट अपनी गाड़ी की तरफ भागा, उसे स्टार्ट किया और उस ओमनी का चुपके से पीछा करने लगा। पहले तो मुझे लगा कि वो ओमनी को मैंने खो दिया है क्योंकि दूर दूर तक ट्रैफिक में वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन एक लेफ्ट टर्न लेने के बाद मुझे वो ओमनी फिर से दिखाई देने लगी। अब बस मुझे इस ओमनी को फॉलो करना था और उन लोगों के अड्डे पे पहुंचना था। जहाँ ये ओमनी टर्न लेती मैं भी सेम वहीं पे अपनी स्कॉर्पियो को मोड़ देता। मुझे किसी भी तरह इन किडनैपर्स की नजर में नहीं आना था। मैंने एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था और बिल्कुल भाई आराम से मैं इनकी गाड़ी को फॉलो किए जा रहा था। अगर मुझे किडनैपर्स का अड्डा पता चल जाता तो मैं किसी तरह पुलिस की मदद ले सकता था। अब ऐसा करते करते 10 मिनट हो गए तो इन्हें फॉलो करते करते मैं शहर के बीचों बीच आ गया था। और फिर एक गली में ओमनी राइट टर्न ले लेती है और मैं भी इसके पीछे करते करते राइट टर्न ले लेता हूँ और मैं इनकी गली में फॉलो करने लगता हूँ इनको। सामने मुझे शायद लग रहा था कि इनका अड्डा होगा तो मैं इसलिए अपनी गाड़ी को कोने में पार्क कर देता हूँ और फिर उसके बाद अपनी गाड़ी से उतर के उन लोगों को पीछा करना शुरू कर देता हूँ। मैं दीवारों के सहारे छुप छुप के उनके पास जा रहा था। ये काफी सुनसान गली थी तो मुझे ध्यान रखना होगा क्योंकि उनके अगर और भी मेंबर होते तो मैं शायद पकड़ जाता। थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे सामने दिखाई देता है कि किडनैपर्स ने अपनी ओमनी को पार्क कर रखा है और फिर वो दोनों किडनैपर्स गाड़ी की डिक्की से उस भिखारी को बाहर निकालते हैं। फिर उनमें से एक किडनैपर वो भिखारी के पास आके बोलने लगता है, ला बाबा ला, पैसा पैसा पैसा, मैं पैसे नहीं दूंगा। ऐसे पैसे नहीं देगा ये, इसका तो गेम बजाना ही पड़ेगा। अब इनकी बातें सुन के लग रहा था कि वहाँ का माहौल थोड़ा इंटेंस हो रहा है। और फिर मैं देखता हूँ कि उनमें से एक किडनैपर अपने हाथ में चाकू निकाल लेता है और भिखारी को धमकाने लगता है कि पैसा दे दे वरना तेरे को तो पता है तेरा ये चाकू के साथ क्या हालूंगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और मैं पुलिस के आने का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं तुरंत उठता हूँ और उनकी तरफ भागते हुए चले जाता हूँ और उन्हें बोलने लगता हूँ, ए ये जुल्म करना बंद करो। मुझे देखते ही वो दोनों किडनैपर चौंक जाते हैं। अरे बाबा ये तो वही चोर है। ये साला कमीना फिर से आ गया, इसकी तो। मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैंने पुलिस को बुला लिया है पर वो किसी भी चीज से नहीं डरते और उन लोग का इरादा तो मुझे मारने का था। जा रे मियां, इसका खेल खत्म करके ला जल्दी से। अब मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने सोच लिया था कि इस भिखारी को इन गुंडों से बचा के रहूंगा। जा रे मियां, जाके खत्म कर दे उसको। और फिर उनमें से एक भागते हुए मुझे मारने के लिए आता है पर मैं भी पूरी तरीके से तैयार था। वो किडनैपर मुझ पे एक करके कई सारे वार करता है लेकिन मैं उसके हर अटैक को सक्सेसफुली डॉज कर लेता हूँ जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से हैरान हो गया था। और इतने में मौका देख के मैं उसे एक जोरदार स्पीयर मार देता हूँ। इसकी वजह से वो किडनैपर के होश उड़ गए थे और वो पूरी तरीके से नॉकआउट हो चुका था। अब क्योंकि मेरा ध्यान इस वाले किडनैपर पे था तो इसका फायदा उठाते हुए दूसरा वाला किडनैपर मुझ पर पीछे से वार कर देता है और ये वार उसका काफी ज्यादा जबरदस्त था। वो मुझे एक पंच देता है, मेरे हाथ को मोड़ता है और मुझे जमीन पे गिरा देता है। फिर उसके बाद में वो मेरे ऊपर लातों के बौछार कर देता है और मुझे बहुत मारने लगता है। मेरे पेट और पसलियों पे काफी दर्द हो रहा था। उसने मुझे बुरी तरीके से मार रहा था। वो 5 मिनट तक वो मुझे ऐसे ही मारता रहता है और मैं बुरी तरीके से घायल हो गया था। फिर उसके बाद वो मुझे मारना बंद करता है और मुझे बोलने लगता है, अरे मियां तुमको बीच में आने की क्या जरूरत थी, खाली है ना हमसे मार, अब चुपचाप बैठो इधर। महीना अपना चक्कू लेके आता और तुम्हारे को बारीक बारीक टुकड़ों में काट देता। और फिर वो अपना चक्कू उठाने अपने पार्टनर के पास जाता है क्योंकि चक्कू वहीं पे गिरा हुआ था उसका। फिर उसके बाद वो वहाँ से चक्कू उठा लेता है और वो मुझे मारने के लिए मेरे पास आते रहता है। कोई आखिरी ख्वाहिश थी तुम्हारी? मैं बुरी तरीके से डरा हुआ था लेकिन मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता था। मैं आखिरी बार हिम्मत करके उठता और उसे लाता मारना शुरू कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं उसे एक भयंकर वाली सुप्लेक्स देता हूँ जिसकी वजह से उसका सर बुरी तरीके से चकरा जाता है। जमीन पे गिरने के बाद उस किडनैपर को काफी ज्यादा चोट आ गई थी लेकिन मेरा मुंह अभी खत्म नहीं हुआ था और मैं उसे जोरदार लात मार देता हूँ। मेरी स्लो मोशन वाली लात उसे इतनी जोर से लगती है कि वो उड़ के गाड़ी से टकरा जाता है और जमीन पे गिरता है और आखिरकार मैंने दोनों किडनैपर्स को ठिकाने लगा ही दिया। अब ये सब होने के बाद फाइनली मैंने उस भिखारी को बचा ही लिया था और फिर वो भिखारी मुझसे बोलने लगता है, तूने मेरी जान बचाई इसके लिए शुक्रिया। पर मेरे दिमाग में भी सवाल चल रहा था कि ये किडनैपर्स इस भिखारी के पीछे क्यों पड़े थे। तो मैं इससे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ कि भाई ये तेरे पीछे क्यों पड़े थे। सुन के वो भिखारी मुझे बोलता है कि वो एक बहुत बड़ा करोड़पति है
मुझे उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आता, लेकिन फिर उसके बाद वो कुछ ऐसा कर दिखाता है जिसकी वजह से मेरे होश ही उड़ जाते हैं। भिखारी वहाँ पे मुझे कुछ कोने में पड़े हुए बक्से दिखाता है जो उसके ही थे, और जैसे ही उन बक्सों को ओपन करता है तो उसके अंदर से इतने सारे रुपए निकलते हैं जिसको देख के मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो लाखों रुपए निकाल के मेरे सामने रख देता है और मुझे पता है कि वो एक बहुत बड़ा करोड़पति है, लेकिन बस उसे अपने पैसों की फिक्र है, इस वजह से वो ऐसे भेस में रहता है। किसी बुरे आदमी को खबर पड़ गई थी कि ये अमीर है, इसी वजह से किडनैपर इसके पीछे लगे थे और ये किडनैपर्स उन्हीं सीक्रेट बक्सों की लोकेशन जानना चाहते थे। अब इतने सारे पैसे देख के मेरे आंखें तो खुले के खुले रह गए थे, और फिर वो भिखारी मुझसे बोलने लगता है, बोला था ना फुकरा नहीं हूँ मैं, बहुत पैसे है मेरे पास। अभी अगर तेको भी चाहिए तो 50-60 लाख तू भी ले ले। चाहिए क्या? बोल बोल। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, फिर मुझे समझ में नहीं आया कि हाँ भाई सबसे बड़ा गरीब तो मैं हूँ, तो इतने सारे पैसे जो मिल रहे हैं मुझे ले ही लेना चाहिए। मैं उसे हाँ बोल देता हूँ और वो भिखारी लगभग मुझे 1 करोड़ रुपए दे देता है। सारे के सारे पैसे फिर मैं अपनी गाड़ी के अंदर रख देता हूँ। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई इतना पैसा आ चुका है मेरे पास, लेकिन इस किडनैपिंग के चक्कर में जो मेरे माथा पीटा है भाई वो तो मैं ही जानता था। और फिर मैं उस भिखारी को एक और बार शुक्रिया बोलता हूँ और अपनी स्कॉर्पियो में बैठ के वहाँ से निकल जाता हूँ। वहाँ से निकलते ही मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि अच्छे काम करनी थी, अच्छा ही होता है। अब मेरे पास लगभग 1 करोड़ रुपए आ गए थे। अब इस 1 करोड़ रुपए को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास कुछ एक और आइडिया है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज का वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।